प्यारे बच्चों, 11वीं कक्षा के रसायन विज्ञान के चौथे चैप्टर रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि उप सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं और फिर इसके गुणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो है हम ये देखेंगे आबंध प्राचल क्या होते हैं, बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं और विभिन्न प्रकार के बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में भी हम इसी लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि हमने पहले लेक्चर में सहसंयोजी आबंधों के बारे में पढ़ा था। तो सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं कि जब दो परमाणुओं के बीच में आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो, जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो इस तरह से आपस में साझेदारी के कारण जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक, और इस साझेदारी की वजह से जो है प्रत्येक परमाणु का जो है ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा हो जाता है, अपना अष्टक या द्विक जो है वो पूरा हो जाता है। अब यहाँ सहसंयोजी आबंध में खास बात देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म जिसकी साझेदारी हो रही है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जितने ए से आएंगे उतने ही बी से आएंगे। यानी यहाँ इस केस में देखें तो एक इलेक्ट्रॉन ए से आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ही बी से आ रहा है। ठीक है, और फिर इस युग्म की क्या है, साझेदारी हो रही है। लेकिन उप सहसंयोजी आबंध में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो एक परमाणु का होता है और दूसरे परमाणु के पास कोई इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता है, यानी उसके लिए दो की जगह खाली होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म होता है तो एक का है और इसको शेयर दोनों कर लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जिसमें जो साझित इलेक्ट्रॉन युग्म है वो सिर्फ एक परमाणु के द्वारा दिया जाए, तो इस तरह का जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उप सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो इस तरह से जो बॉन्ड या आबंध का निर्माण होता है ना, उसमें भी जो परमाणु है उनका अष्टक या नियरेस्ट जो अक्रिय गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये दोनों परमाणु प्राप्त कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से सहसंयोजी आबंध और उप सहसंयोजी आबंध दोनों में आप अंतर समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो साझित इलेक्ट्रॉन पेयर है, साझित इलेक्ट्रॉन युग्म है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है दोनों परमाणुओं से जो है यहाँ पर बराबर संख्या में आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो साझित इलेक्ट्रॉन युग्म है वो एक परमाणु का होता है, उसको शेयर दोनों कर लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला जो परमाणु है उसको हम, उस परमाणु को हम क्या कहते हैं, दाता परमाणु कहते हैं, डोनर परमाणु कहते हैं, डोनर एटम कहते हैं। ठीक, और जो लेने वाला है उसको हम कहते हैं ग्राही, ग्राही परमाणु यानी एक्सेप्टर एटम। ठीक, अब देखिए इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो दाता है, जो डोनर एटम है, उसके पास कम से कम एक एकांकी युग्म होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ऐसा होना चाहिए जो एकांकी हो, जिसका किसी के साथ और बॉन्ड ना बना हो। कंडीशन क्या है, इसके पास एकांकी युग्म होना चाहिए। ठीक, और इसके पास एक खाली क्या होना चाहिए, कक्षक होना चाहिए, खाली कक्षक होना चाहिए। ठीक, तो देखिए कि उप सहसंयोजी आबंध में जो है इसको हम और भी नाम दे देते हैं कि जैसे दाता ग्राही आबंध भी इसको हम कह देते हैं, कौन सा, दाता ग्राही आबंध। इसके अलावा इसको हम डेटिव बॉन्ड भी कह देते हैं, डेटिव आबंध भी इसका नाम है। ठीक, और इसको डिनोट करने का एक और भी तरीका है। एक बार सहसंयोजी को हम ये बंद कर देते हैं, अब उप सहसंयोजी की बात करते हैं। तो इसको देखिए रिप्रेजेंट करने का एक और भी तरीका है, जैसे ए से बी। यहाँ देखिए इस चित्र में जो इलेक्ट्रॉन का युग्म था वो किसका था, ए का था, शेयर बी ने किया। तो इसको इस तरह से हम तीर के निशान द्वारा भी हम जो है रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, दाता से ग्राही की ओर ये तीर का निशान आएगा। ठीक है,
अब सहसंयोजी आबंध का एक उदाहरण ले लेते हैं, कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया जो है वो NH3 होता है और इसके पास जो है एक एकांकी युग्म होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इसके पास एक एकांकी युग्म होना चाहिए। और एक हम ले लेते हैं हाइड्रोजन आयन। ठीक, जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन धनायन है तो वो इलेक्ट्रॉन गायब है यहाँ से, यानी यहाँ पर एक खाली कक्षक इसके पास अवेलेबल है। ठीक, जब ये आपस में एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये H आयन के द्वारा भी शेयर कर लिया जाता है। ठीक, तो इसको जो है हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं ना तो NH3 और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये किसके द्वारा शेयर कर लिया जाता है? H आयन के द्वारा शेयर कर लिया जाता है। या इसको हम इस तरह से लिख देते हैं NH4 और पूरे के ऊपर एक हम पॉजिटिव आयन लगा देते हैं। तो देखिए इसी तरह के अन्य उदाहरण मैंने यहाँ नोट्स में लिख रखे हैं, आप इनको देख के आसानी से समझ सकते हैं। और इन नोट्स की PDF का लिंक जो है मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए उप सहसंयोजी यौगिकों के कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे पहले इनके गलनांक और क्वथनांक की बात कर लेते हैं। तो उप सहसंयोजी आबंधों वाले यौगिकों के जो गलनांक और क्वथनांक जो है वो शुद्ध सहसंयोजी यौगिकों से तो अधिक होते हैं और शुद्ध आयनिक यौगिकों से कम होते हैं। यानी इन दोनों के बीच के इनके गलनांक और क्वथनांक होते हैं। और ये जो पोलर सॉल्वेंट है, द्रवीय विलायक जो है उसमें कम घुलनशील है, जबकि कार्बनिक विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं। ओके, और ये जो विद्युत के अच्छे चालक नहीं है। ठीक, और इनमें विलेय अवस्था या गलित अवस्था में भी विद्युत का चालन नहीं होता है। ओके, जबकि अब इन यौगिकों में एक खास बात और देखिए कि ये बंध जो है दृढ़ होते हैं और दिशात्मक होते हैं। डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होती है, इसलिए जो है ये यौगिक समावेयता प्रदर्शित करते हैं। समावेयता क्या होता है ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा गुण होता है यौगिकों का जो जिसमें दिशात्मक गुण होते हैं ना, वो यौगिक ये ज्यादा प्रदर्शित करते हैं। अब आगे आता है आबंध प्राचल या बॉन्ड पैरामीटर्स। तो देखिए कि सहसंयोजी आबंध के गुणों को हम कुछ पैरामीटर्स के आधार पर आसानी से समझ सकते हैं और यही पैरामीटर्स क्या कहलाते हैं? बॉन्ड पैरामीटर्स कहलाते हैं या आबंध प्राचल कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर 4 आबंध प्राचलों की स्टडी करेंगे, जिसमें से पहला है आबंध लंबाई, दूसरा है आबंध ऊर्जा, तीसरा है आबंध कोण और चौथा है आबंध कोटि। बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अभी जल्दी ही ये मैं कवर कर देता हूं। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आबंध लंबाई क्या होती है, या जिसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं क्या होती है। कि एक अणु के अंदर जो परमाणु आबंधित होते हैं, जैसे मान लेते हैं ये पहला परमाणु है और ये दूसरा परमाणु है। ये एक अणु के अंदर 2 परमाणु आपस में बंधे हुए हैं, आबंधित हैं, इनके बीच में एक आबंध है। तो दोनों आबंधित परमाणुओं के बीच की जो साम्यावस्था दूरी है उसको हम क्या कहते हैं? आबंध लंबाई कहते हैं। ठीक, तो अब बच्चे पूछते हैं सर कि इस लंबाई को मापते कैसे हैं? तो इसके लिए हमारे पास कई सारी टेक्निक है, जिसमें जैसे एक्स किरण विवर्तन है, इलेक्ट्रॉन विवर्तन है और भी कई सारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधियां हैं, जिसकी हेल्प से हम ये जो आबंध लंबाई है उसको हम माप सकते हैं। आबंध लंबाई को मापने के लिए जो हम मात्रक यूज करते हैं, जो इकाइयां यूज करते हैं, वो है पहले तो एंगस्ट्रॉम और दूसरी है पिकोमीटर। ठीक, तो एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर के बारे में आप पहले से जानते ही हो कि 1 एंगस्ट्रॉम जो है 10⁻⁻10 मीटर होती है और 1 पिकोमीटर जो 10⁻⁻12 मीटर होती है। ठीक, तो ये काफी छोटी
इकाइयां हैं उसमें जो है हम आबंद लंबाई मापते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा जो पहला परमाणु है इसको हमने परमाणु ए का नाम दिया है, ये दूसरा परमाणु इसको हमने परमाणु बी का नाम दिया है। तो ये जो रेडियस है इसको मैं आर ए का नाम दे देता हूँ, ये जो त्रिज्या है इसको आर ए का नाम दे देता हूँ, और यहां से यहां तक जो त्रिज्या है इसको मैं आर बी का नाम दे देता हूँ। ठीक, तो आबंद लंबाई ए बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, आर ए प्लस आर बी के बराबर हो जाएगी। ठीक, अब आगे देखते हैं कि आबंद लंबाई को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहला तो है एटॉमिक साइज यानी परमाणु का आकार। परमाणु का आकार, तो जैसे यहां चित्र से स्पष्ट है कि अगर ये आकार बढ़ गया तो सीधी सी बात है कि आबंद लंबाई भी बढ़ेगी। यानी आबंद लंबाई जो है, आबंद लंबाई जो है वो परमाणु के आकार के, परमाणु आकार के अनुक्रमानुपाती है। अगर परमाणु आकार बढ़ा तो आबंद लंबाई भी बढ़ेगी। उदाहरण के लिए अगर हम तुलना करें हाइड्रोजन फ्लोराइड की, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक, तो यहां पर देखिए कि फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा है, क्लोरीन का उससे बड़ा है, ब्रोमीन का उससे बड़ा और आयोडीन का उससे बड़ा। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 17वें ग्रुप के एलिमेंट ऊपर से नीचे जाते तो आकार क्या है, बढ़ता जाता है ना। तो इसका आकार सबसे छोटा है, तो ये जो बॉन्ड लेंथ है सबसे कम है। इसका थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इससे बड़ा, और इसी तरह से जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी। ओके, अब आबंद लंबाई को प्रभावित करने वाला जो दूसरा पैरामीटर है, दूसरा जो कारक है वो है आबंद कोटि। देखिए कि ये आबंद कोटि होती क्या है, इसको समझने के लिए देखिए कि हमने सहसयोजी आबंदों में H2 का लोएस्ट स्ट्रक्चर देखा कि हाइड्रोजन के दोनों परमाणुओं के बीच में एकल आबंद होता है। इसी तरह से O2 के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि दोनों ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच में द्वितीय आबंद होता है, और N2 के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि दोनों नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच में त्रि आबंद होता है। तो जितने आबंद होते हैं ना उतनी ही आबंद कोटि होती है। जैसे यहाँ आबंद कोटि 1 है, यहाँ 2 डबल बॉन्ड है तो यहाँ आबंद कोटि 2 है, और यहाँ 3 बॉन्ड है तो आबंद कोटि 3 है। यानी परमाणुओं के बीच में आबंदों की जो संख्या है वही क्या है, आबंद कोटि है। तो आबंद कोटि और आबंद लंबाई का संबंध क्या है, तो देखिए कि जितनी इसकी मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाएगी, आबंद कोटि जो है बढ़ती जाएगी यहाँ पर, उतना ही बॉन्ड जो है वो छोटा होता जाएगा, यानी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, यानी आबंद लंबाई जो है वो कम हो जाएगी। आबंद लंबाई जो है वो आबंद कोटि के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आबंद कोटि के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अगर आबंद कोटि बढ़ेगी तो आबंद लंबाई कम होगी, और ये कम होगी तो ये बढ़ जाएगी। ओके, और अनुक्रमानुपाती में अगर ये फैक्टर बढ़ता है, ये कारक बढ़ता तो ये बढ़ेगा, और ये घटता तो ये घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा होता है, बीच में सिंबल सेम होता है, बस व्युत्क्रमानुपाती में ये 1/n आ जाता है और इसमें सीधा होता है बस। अब तीसरा कारक जो आबंद लंबाई को प्रभावित करने वाला है वो संकरण का प्रकार है। अब ये संकरण क्या चीज है कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो हमारे सामने कुछ ऐसे जो अणु आएंगे, कुछ ऐसे यौगिक आएंगे जिनका स्ट्रक्चर जो हम सिंपल लोएस्ट कंसेप्ट के आधार पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो है संकरण का संप्रत्यय, संकरण का कंसेप्ट है। ठीक, उसी आधार पे हम कुछ अणुओं की संरचना को समझेंगे। तो संकरण कई प्रकार का होता है, जैसे sp2 sp3 इस टाइप से। तो यहाँ पर एक S कक्षक और एक P कक्षक है,
ये एक है S कक्षक और 2 P कक्षक है। यहाँ पर एक S कक्षक है और 3 P कक्षक है। तो यहाँ पर इसमें देखिए कि S लक्षण जो है वो 50% है, इसमें S लक्षण है वो लगभग 33% है, 33 से 1/3% हम कह सकते हैं, और इसमें S लक्षण जो है वो 25% है। ठीक, तो यहाँ पर आबंध लंबाई और संकरण का संबंध देखिए कि जितना अधिक S लक्षण है उतनी ही आबंध लंबाई कम होगी। यानी आबंध लंबाई जो है वो S लक्षण के विरुद्ध क्रमानुपाती है। यानी S लक्षण बढ़ेगा तो आबंध लंबाई कम। तो जहां पर ये वाले हाइब्रिडाइजेशन है, SP हाइब्रिडाइजेशन है, SP संकरण है, वहां पर आबंध लंबाई कम होगी, फिर और ज्यादा होगी। आगे दूसरा बॉन्ड पैरामीटर, दूसरा आबंध प्राचल आता है आबंध ऊर्जा। आबंध ऊर्जा को जो है आजकल हम आबंध एंथैल्पी से पढ़ते हैं, थोड़ा सा मॉडर्न कंसेप्ट है। वैसे तो ऊर्जा और एंथैल्पी को आप एक समान समझ सकते हैं, लेकिन ये एक थर्मोडायनामिक टर्म है, यहाँ पर प्लस माइनस साइन का फर्क पड़ जाता है। एंथैल्पी जैसे कहीं से ऊर्जा निकलती है तो हम एंथैल्पी को नेगेटिव लेते हैं, अगर ऊर्जा देनी पड़ती है किसी सिस्टम को तो हम एंथैल्पी को पॉजिटिव लेते हैं। बस होती है ऊर्जा ही है, प्लस माइनस साइन का फर्क होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मॉडर्न कंसेप्ट है। आजकल की बुक्स में जो है आबंध ऊर्जा की जगह पे आबंध एंथैल्पी ज्यादा आता है, इसलिए हम दोनों को कंपेयर करते हुए यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो आबंध एंथैल्पी जो है एक बहुत ही आसान सी टर्म है कि गैसीय अवस्था में 2 परमाणुओं के बीच बनने वाले जो 1 मोल आबंध है उनको तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी ना, वो क्या कहलाती है? आबंध एंथैल्पी। उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं कि मान लेते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है गैसीय अवस्था में है और उनके बीच में ये आबंध बनता है। तो ऐसे 1 मोल आबंध, 1 मोल का मतलब 6.02 × 10⁻23 इतने आबंधों को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है? आबंध एंथैल्पी कहलाती है। तो अगर हम बात करें कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन है, गैसीय अवस्था में है, और इनके बीच का जो ये आबंध है उसको हम तोड़ेंगे तो देखिए दोनों हाइड्रोजन एटम जो है ये भी गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। ठीक, और कितने बॉन्ड तोड़े हमने? 1 मोल बॉन्ड तोड़े हैं। तो इसमें जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो कितनी होगी? 435.8 किलो जूल प्रति मोल। ठीक, तो जो यहाँ पर आबंध एंथैल्पी जो है इसको हम डेल्टा H या डेल्टा AH से भी इसको हम डिनोट कर देते हैं। ठीक, इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जांपल अगर O2 का देखें तो O2 में दोनों एटम्स को गैसीय अवस्था में सेपरेट करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो है 498 किलो जूल प्रति मोल। किलो जूल प्रति मोल जो है ये आबंध एंथैल्पी का मात्रक है, इकाई है। अब देखिए कि एक कंसेप्ट और भी चला हुआ है कि औसत आबंध एंथैल्पी। ये औसत आबंध एंथैल्पी क्या है कि यदि बहु परमाणुक अणु है कोई भी, जैसे मान लेते हैं कि पानी है, ठीक है, इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो कुछ इस तरह से होगा। ठीक, तो यहां पर देखिए कि 3 परमाणु हैं जिसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया। ठीक, अब दोनों बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए अलग अलग ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए 502 किलो जूल प्रति मोल और दूसरे को तोड़ने के लिए 427 किलो जूल प्रति मोल की आवश्यकता होगी। तो ये है तो O और H के बीच में ही ना, तो इनका हम क्या कर लेते हैं? एवरेज ले लेते हैं, औसत ले लेते हैं। तो ये 464.5 किलो जूल प्रति मोल आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जो हम एवरेज लेकर के जो आबंध एंथैल्पी लेते हैं उसको हम औसत आबंध एंथैल्पी कह देते हैं।
और औसत आबंध एंथैल्पी किससे प्रभावित होती है? जितना जो आबंध का सामर्थ्य अधिक होगा ना, उतने ही आबंध एंथैल्पी अधिक होगी, क्योंकि जितना सामर्थ्य अधिक होगा, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, उतनी तोड़ने के लिए ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होगी ना, तो आबंध एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आबंध कोटि जितनी ज्यादा होगी, यानी अगर एक बॉन्ड है तो जो है इसका सामर्थ्य कम होगा, डबल है तो और ज्यादा सामर्थ्य हो जाएगा, ट्रिपल है तो और ज्यादा सामर्थ्य हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आबंध कोटि 1 है, आबंध कोटि 2, आबंध कोटि 3। जैसे जैसे आबंध कोटि बढ़ेगी, आबंध एंथैल्पी भी जो है वो बढ़ती जाएगी। अब आगे तीसरा पैरामीटर आता है, तीसरा प्राचल आता है आबंध कोण या बॉन्ड एंगल। तो देखिए कि ऐसे अणु जिसमें 3 या अधिक परमाणु होते हैं ना, जैसे उदाहरण के लिए हम वाटर का ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, H2O 3 परमाणु वाला है। तो ऐसे अणुओं में जो निकटतम जो आबंध होते हैं ना, उनके बीच का ये जो कोण है, ये क्या कहलाता है? आबंध कोण कहलाता है। जैसे वाटर के केस में इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में जो ये कोण बनता है ना, ये कोण होता है 104.5 डिग्री का, 104.5 डिग्री का। तो यहाँ पर पानी के लिए जो आबंध कोण है वो कितना हो जाएगा? 104.5 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि आबंध कोण के लिए जो मात्रक है वो क्या है? डिग्री है। ठीक, जैसे आप सिंपल मैथमेटिक्स में मापते हैं। और इसको मापने के लिए जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी विधियों का प्रयोग किया जाता है। कौन सी? स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक, जिसको हम स्पेक्ट्रम में विधियां भी कह देते हैं। और आबंध कोण जो है ये संकरण अवस्था पे डिपेंड करता है। ठीक, संकरण अवस्था का जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो बॉन्ड लेंथ में करवा रहा था, अब आबंध लंबाई जब करवा रहा था, तब आपको मैंने यहाँ पर हिंट दिया था sp, sp2, sp3। ठीक है, कई प्रकार की संकरण अवस्थाएं होती है। ठीक है, उन पर भी बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है। और बॉन्ड एंगल का फायदा क्या है? बॉन्ड एंगल का एक फायदा ये है कि ये किसी भी अणु या आयन की जो आकृति है, अणु या आयन की आकृति जो है वो कैसी होगी, ये डिटरमाइन करने में, ज्ञात करने में जो है आबंध कोण हमारी हेल्प करता है। अब आगे हमारा लास्ट और चौथा बॉन्ड पैरामीटर आता है आबंध कोटि या बॉन्ड ऑर्डर। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सहसंयोजी आबंधों की लुईस व्याख्या के अनुसार किसी अणु के 2 परमाणुओं के मध्य में जो आबंधों की संख्या जो होती है ना, वही क्या होती है? आबंध कोटि होती है। जैसे हाइड्रोजन के लिए आबंध कोटि कितनी है? 1H2 में। ठीक, और O2 में 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में आबंधों की संख्या कितनी है? 2 है, तो यहाँ आबंध कोटि कितनी है? 2। और N2 में 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच में आबंधों की संख्या कितनी? 3, तो यहाँ पर आबंध कोटि कितनी होगी? 3 होगी। अब आबंध कोटि का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूं आपको कि जैसे मान लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं F2 की और O2 नेगेटिव की। ठीक, तो यहाँ पर F2 में अगर हम देखें तो टोटल फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है ना, तो 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा हम लेते हैं O2 2 नेगेटिव ले लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 दूनी 16 और 2 ये हो गए 16 और 2 18। तो यहाँ देखिए कि इस अणु में और इस आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? समान है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है तब आबंध कोटि भी क्या होगी? समान होगी। तो F2 में आबंध कोटि कितनी है? 1 है। तो O2 2 नेगेटिव में भी आबंध कोटि क्या होगी? 1 होगी। इसी तरह से हम बात करें N2CO और NO एक पॉजिटिव, इन सभी के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी आबंध कोटि भी क्या होगी? समान होगी। और N2 की कितनी होती है? 3 होती है, तो इनकी भी 3 ही होगी। और ये हम पढ़ ही चुके हैं कि आबंध कोटि और आबंध लंबाई जो है
आबंद लंबाई जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आबंद लंबाई में, तो यहाँ दोबारा जिक्र करने की इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ ही चारों बॉन्ड पैरामीटर्स जो है आबंद प्राचल जो हमारे पूरे हो जाते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आए तो प्लीज मेरे लेक्चर को लाइक जरूर कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।